बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हम तकरीबन चैप्टर के अख्ताम तक पहुँच गए, जो हमारा दूसरा चैप्टर था, जिसमें हमने ख़ारजा पॉलिसी के मकासद और दुनिया भर के ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात जो अहम मुल्क हैं उनको हमने ज़ेर बहस लाया। अब बीच में एक छोटा सा टॉपिक था हल्का फुल्का सा जापान के हवाले से। जापान एक सनती मुल्क, दूसरी जंग अज़ीम के बाद उसने अपनी जो सनती तरक्की है उस पर ख़ासी तवज्जो दी, हालांकि दूसरी जंग अज़ीम के बाद वो काफ़ी पीछे चला गया, पस्ती का शिकार हो गया। लेकिन इस कौम ने बावर कराया दुनिया को कि ये एक मजबूत कौम है। नागासाकी हिरोशिमा एटम बम का वाक़या कोई छोटा नहीं था, दुनिया आज भी उसको याद करती है। जापान तबाहाली के बाद दोबारा से उसने सनती तरक्की को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मामलात में उसके मुआहदात हैं। दुनिया भर में जो टेक्निकल और मशीनरी के हवाले से बात की जाए, जापान हमेशा उसका एक राज रहा है। मेड इन जापान की चीज़ उसको बहुत ज़्यादा उसकी वर्थ रही है और आज भी है। जिसमें जितने भी हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आती है, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न, रेडियोज़, घड़ियाँ वगैरह वगैरह, बहुत कुछ, ये तमाम चीज़ें मेड इन जापान के नाम से ही जानी पहचानी जाती हैं। इसके अलावा सनती तरक्की के हवाले से और बात करें तो वहाँ पर कपड़ा और दीगर उसकी जो मसनूआत है गारमेंट्स की, वो भी दुनिया भर में मशहूर रही हैं। पाकिस्तान के साथ जापान के गाड़ियों के हवाले से और दीगर मसनूआत के हवाले से मुआहदात जो हैं वो हिस्सा रहे हैं। और जापान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया बरसों में भी मज़ीद ताउन बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू जारी रही है और ताउन बढ़ाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो जाए, मशीनरी टेक्नोलॉजी के हवाले से जापान और पाकिस्तान में बहुत से मुआहदात हो चुके हैं। खैर, आज का जो हमारा मौजू है वो, क्योंकि ख़ारजा पॉलिसी की बात करते हैं, वहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि ममालिक दुनिया में जो है, और इस सारा एक नज़्म व ज़ब्त जो आलमी, हम कहते हैं कि आलमी हुकूमत का एक तस्वर है। क्योंकि पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के बाद वाक़यात बहुत ज़्यादा एक ख़राब नौइयत के हो गए, तो दुनिया को किसी एक प्लेटफॉर्म पर आना था ताकि नज़्म व ज़ब्त दुनिया में कायम रह सके। उसके लिए हमारे सामने एक नाम आता है और हम उसको कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा। आज हमारा जो मौजू है वो इसी हवाले से है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बढ़ेंगे इसके तारुफ़ की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा के इसकी तारुफ़ की जानिब बढ़ा जाए तो दुनिया में पहली जंग अज़ीम के बाद एक अंजुमन कायम की गई, जो मुख्तलिफ़ ममालिक अंजुमन अक़वाम जो कायम की गई, ताकि जो जंग की तबाहकारियाँ हुई थी और उसके बाद दुनिया को एक झटका लगा था, उससे अगली बार के लिए बचाया जा सके। लेकिन ये जो तंजीम थी, ये दूसरी जंग अज़ीम होने की वजह से ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। दूसरी जंग अज़ीम के जो नताइज थे वो पहली जंग अज़ीम से कई गुना बढ़ के थे। मैंने जैसे पहले अभी जापान का तज़किरा किया, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम का मकसद यूँ ही बना, हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराया गया, ठीक है। अब एक बम गिराना और ये दुनिया को आइंदा की कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी, उसे बचाने के लिए और इंसानी जो ये माशरा हमारे पास कायम है, इंसानियत को बचाने के लिए इंसानी ही बुनियादों पर एक तंजीम को क़याम करने के लिए कोशिशों का आगाज़ हुआ। जो बड़े ममालिक थे उनके सरबराहान आपस में उन्होंने गुफ्त शनीद शुरू की। बिलाखिर जो हमारे पास डेट आती है और वो आती है 25 जून की। 25 जून 1945 को जो 50 ममालिक थे उन्होंने चार्टर पर दस्तखत किए, ठीक है, कि वाकई, यानी कि इससे पहले कॉन्फ्रेंस हुई सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पर तमाम जो सरबराहान मुमलिकत उस वक्त 50, उन्होंने कहा कि वाकई एक इदारा अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से कायम होना चाहिए। 25 जून 1945 को एक चार्टर पर दस्तखत हुई और बिल आखिर 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा कायम किया जाता है। ठीक है,
इसके मकासद क्या थे, इस इदारे को कायम करने के मकासद क्या थे? बैनुल अक़वामी अमन का क़याम, माशी और माशरती ताउन करना, यहाँ पर कोई मसाइल हो दुनिया में, पहली तो बात है अमन कायम रहे दुनिया में, जंग व जदल ना हो, ये पहला मकसद था इस इदारे को कायम करने। माशी और माशरती ताउन, ऐसे पसमानदा मुल्क हैं जहाँ पर गुरबत है, उनको इमदाद देना, ठीक है, और उनके और कुछ यानी कि माशरती लेवल पर कुछ भी उनके लिए तालीम व तरबियत का बंदोबस्त करना भी इस इदारे का एक यानी कि फ़राइज़ में शामिल। इसके अलावा इंसाफ की फराहमी, दुनिया में कहीं पर झगड़े हैं, तमाम चीज़ें, वहाँ पर उनको हल करना, ठीक है, और इंसानी मसाइल का हल। इंसानों को दुनिया में जहाँ जहाँ जिस किस्म की कोई मसाइल का सामना है, उन मसाइल को दूर करना इनके माजरत ये इनके ऑब्जेक्टिव में, मकासद में शामिल था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा तो हमने इसके तारुफ में देख लिया, इसके इदारे कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल असम्बली, कुछ ऐसी चीज़ें जो कोशिश करूँगा मैं उसका इशारा लिख दूँ। सबसे पहली बात है, इसका ये सबसे बड़ा इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का, ठीक है, ये इदारा अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा इदारा है, ठीक है, और इस इदारे का जो इजलास होता है वो होता है हर साल सितंबर में इसका इजलास होता है। अब जो बड़ी बात है कि ये इसके फ़राइज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा इदारा है और इसका इजलास हर साल जो होता है दिसंबर में होता है। दुनिया के तमाम जो रुकन ममालिक हैं वो इस इजलास में शिरकत करते हैं। इसके बाद बात आ जाती है कि इसके फ़राइज़ में क्या क्या शामिल है। इसके फ़राइज़ में मैं बता देता हूँ साथ साथ। इसके फ़राइज़ में सबसे पहली बात है सलामती कौंसल जो है उसके गैर मुस्तकिल अरकान, जो मुस्तकिल नहीं होते, उनका इंतखाब करना, ठीक है। सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल अरकान का पता, क्योंकि 5 होते हैं जो मुस्तकिल हैं, बाकी जो होते हैं 10 वो गैर मुस्तकिल होते हैं। तो सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब करना। उसके बाद है माशी और माशरती कौंसल के अरकान का इंतखाब करना। ये भी कौंसल बनाई गई, माशी और माशरती कौंसल, और इसके अरकान का इंतखाब करना 54 यानी कि इसके अरकान होते हैं माशी और माशरती कौंसल के, उसका इंतखाब भी जनरल असम्बली ही करती है, ठीक है। इसके अलावा है किसी रियासत को रुकनीत देना, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाना या किसी की रुकनीत को ख़त्म करना, ये बात हो गई। और उसके बाद है अक़वाम मुत्तहिदा के बजट की मंजूरी देना, ये इसके फ़राइज़ में शामिल है, ठीक है। मैं फ़राइज़ दोबारा से बता रहा हूँ। सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब करना, माशी और माशरती कौंसल के अरकान का इंतखाब करना, किसी रियासत को रुकनीत देना या किसी रियासत की रुकनीत को ख़त्म करना, और अक़वाम मुत्तहिदा के बजट की मंजूरी इसके फ़राइज़ में शामिल है। किसके? जनरल असम्बली, सबसे बड़ा इदारा है। हर साल सितंबर में उसका इजलास होता है, तमाम रुकन ममालिक उसमें शरीक होते हैं। फ़राइज़ की बात करें तो गैर मुस्तकिल अरकान जो सलामती कौंसल उनका इंतखाब करना, इसके अलावा बजट की मंजूरी हो गई, माशी माशरती कौंसल के अरकान का इंतखाब करना, किसी रियासत को रुकनीत देना, किसी की रियासत की रुकनीत को ख़त्म करना, इसके फ़राइज़ में शामिल है। इसके बाद हमारे पास जो इदारा है वो है सलामती कौंसल। सलामती कौंसल अक़वाम मुत्तहिदा का एक मजबूत इदारा है। ये जनरल असम्बली के बाद सबसे बड़ा इदारा है। इसको एक मरकज़ी दर्जा हासिल है अक़वाम मुत्तहिदा का, इसको एक मरकज़ी दर्जा हासिल है। वो किस वजह से? इसके अरकान वो दुनिया के जो 5 मजबूत और ताकतवर ममालिक हैं उनके हाथ में ये इदारे का ये मरकज़ी हैसियत रखता है। इसके जो अरकान हैं उनका 15 होते हैं, जिसमें से 10 गैर मुस्तकिल अरकान होते हैं, 5 जो हैं वो मुस्तकिल अरकान हैं।
और यही मुस्तकिल अरकान जो है ये दुनिया के जिसको कहते हैं ताकतवर तरीन ममालिक हम उसको तस्वर करते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस शामिल है। ये वो ममालिक हैं जिनके पास पावर है। दुनिया में कोई भी ऐसा मसला हो, अगर इनमें से कोई एक मुल्क भी उसके ऊपर अपनी राय के ख़िलाफ़ चला जाता है तो वो मामला जो है वो पेंडिंग पे हो जाएगा, उसको मंजूर नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई ऐसी नौइयत का फ़ैसला दुनिया में करना हो, वैसे तो अरकान की राय जो है वो 15 में से 9 है, यानी कि 9 अरकान अगर किसी एक राय पर मुत्तफ़िक हो जाए 15 में से, तो वो बात मान ली जाएगी। 15 में से कितने? 9 अरकान। ज़रूरी नहीं है कि इसमें बीच में रखा जाए जो मुस्तकिल अरकान भी हैं, अलबत्ता कोई नौइयत का फ़ैसला ऐसा है, ये 15 में से 9 अरकान में से अगर यानी कि वो सारे के सारे तो 5 जो मुस्तकिल हैं और 4 जो गैर मुस्तकिल हैं, अगर वो उसके हक़ में राय दे देते हैं तो वो मंजूर हो जाएगा। लेकिन अगर जो 6 अरकान अगर जिनों में से उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, किसी चीज़ को मुस्तरद किया, और उसमें से एक रुकन अगर वो मुस्तकिल अरकान में से है तो वो पूरी की पूरी बात जो है वो मुस्तरद कर दी जाएगी। इसको कहते हैं वीटो पावर कंट्रीज़ होती हैं, हक़ के इस्तरदाद रखने वाले ममालिक जिनके पास किसी चीज़ को मुस्तरद करने का हक़ होता है। ये 5 मुल्क हैं। अगर कोई भी राय ऐसी हो जिस पर एक मुस्तकिल रुकन भी ना कर दे, उसको मानने से इनकार कर दे, तो वो राय मानी नहीं जाएगी। ठीक है, मानी नहीं जाएगी। अच्छा, इसके जो फ़राइज़ की अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर दी। इसके फ़राइज़ में क्या है? इसके फ़राइज़ में हम देखते हैं, चल मैं यहाँ पर सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकनों के नाम लिख देता हूँ। अमेरिका, रूस, चीन। ठीक है, इसकी ये सिफारिशात देता है किसी ममालिक को रुकन बनाना है अक़वाम मुत्तहिदा का, या किसी को यहाँ से निकाल देना है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के जो जज होते हैं उनका चुनाव और जनरल सेक्रेटरी का जो चुनाव होता है, यानी कि देखिए कितनी मरकज़ी हैसियत है इसकी। किस मुल्क को सिफारिश करते हैं कि इस मुल्क को आप अक़वाम मुत्तहिदा को रुकन बना दें या इसको ख़त्म कर दें। फिर उसके बाद सिफारिश करते हैं कि और इन्होंने चुनाव करना होता है बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ जो है, जिसमें मुकदमात आलमी हवाले से पेश किए जाते हैं, आलमी नौइयत। उसकी जजों का तयन जो होता है वो भी सलामती कौंसिल ही करती है, और जनरल सेक्रेटरी जो होता है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसका भी चुनाव जो है वो सलामती कौंसिल के ही मरहून मन्नत होता है। ठीक है, मैं क्योंकि हेडिंग के साथ साथ चल रहा हूँ, दोबारा इसको रिपीट करने की ताकि ज़रूरत न रहे। सलामती कौंसिल की बात करेंगे तो उसमें मरकज़ी दर्जा हासिल है। इसके 15 अरकान होते हैं, 10 गैर मुस्तकिल और 5 मुस्तकिल होते हैं। मुस्तकिल में अमेरिका, रूस, फ्रांस, बरतानिया और चीन वगैरह इसमें शामिल हैं। अगर कोई नौइयत का फ़ैसला वैसे जो होती है वो 9 की तादाद होनी चाहिए किसी फ़ैसले को अमल करने के लिए, 15 में से 9 रुकन किसी पर मुत्तफ़िक हो जाए। लेकिन अगर इख्तलाफ में कोई एक रुकन जो कहता है ना कि जिसकी हैसियत मुस्तकिल रुकन की है, अगर वो किसी फ़ैसले पर अपनी राय ना की दे दे तो वो यानी कि मुस्तरद कर दे, तो वो पूरा का पूरा मामला मुस्तरद कर दिया जाएगा। उसके ऊपर बाकी राय जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। इसको वीटो का कहते हैं या हक़ के इस्तरदाद कहा जाता है। इसके फ़राइज़ की बात करें तो किसी रियासत को रुकनीत देने की सिफारिश ये करते हैं सलामती कौंसिल। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के जजों के तादाद, ठीक है, उसका तयन करते हैं और चुनाव करते हैं, और सेक्रेटरी जनरल का चुनाव जो है वो भी ये ही सलामती कौंसिल करती है। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है तौलीती कौंसिल। तौलीती कौंसिल असल में ये कौंसिल ये इदारा कायम किया गया अक़वाम मुत्तहिदा के कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब बहुत सी कौमें तबाह हो गई, तबाहली के शिकार हो गई, अब उन कौमों को एक निगरानी करना थी ताकि वो सकाफ़ती, तालीमी और दीगर जो हवाले हैं माशरती उसमें, ताकि वो अपनी सूरत हाल को बेहतर कर सकें। और इनका काम क्या था? इस चीज़ की निगरानी करना था ताकि तबाह हाल कौमें जो अपने कदमों पर
खड़ा हो सके। लेकिन ये इदारा जो है ये अब अपनी जो साख है वो खो चुका है, यानी कि अब इस इदारे का कोई ख़ास काम बाकी नहीं रहा। ठीक है, तो लीती कौंसिल असल में कायम की गई। जो कौमें तबाह हालत का शिकार हो गए दूसरी जंग अजीम के बाद, उनको दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करना, जैसे जैसे उनके समाजी, तालीमी, दीगर सकाफती जो कुछ भी बर्बादी हो चुकी थी, ताकि दोबारा से वो अपने कदमों पर खड़ा सके, इसकी निगरानी करना थी तो लीती कौंसिल ने। लेकिन अब ये इदारा अपनी साख जो है वो खो चुका है। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है और वो है माशी और माशरती कौंसिल। ठीक है, माशी और माशरती कौंसिल की जब बात करते हैं तो 54 इसके अरकान हैं। और इन 54 अरकान का इंतखाब जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल मिलकर इन 54 अरकान का इंतखाब करती है। इसकी जो म्याद है ना वो कितनी है, 3 साल। इसकी म्याद होती है कितनी, 3 साल की इसकी म्याद होती है। 3 साल के बाद क्या होता है कि ये इसकी जो अरकान असम्बली वो अरकान जो होते हैं उनको तब्दील किया जाता है। अब इसकी अगर फ़राइज़ की बात करें तो फ़राइज़ की बात करें, ये जो इंसानी ज़िंदगी जो है उस पे हवाले से है, यानी कि माशी और माशरती तावन को फ़रोग़ देना, इंसानी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर करना। ठीक है, पहली बात है इंसानी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर करना, माशी और माशरती तरक्की करना, यानी कि माशरा जो है, माशी जो लोग हैं मुख्तलिफ़ मुल्क हैं वहाँ के, वो माशी तौर पर भी और माशरती तौर पर तरक्की करें। यानी कि अगर उनके माशरे में कोई बुरी चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर सवालिया निशान है, वो उनको बेहतर करें। और माशी हवाले से भी, यानी कि वो अगर पसमानदगी का शिकार है, गुर्बत है उनमें, ताकि वो भी दूर करना इसमें गुर्बत, बीमारी और दीगर जो चीज़ें गरीब ममालिक के साथ होती हैं उनको दूर करने के लिए कोशिश करना। तालीम, साइंस और सकाफ़ती शोबों में ताउन करना भी इसकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। ठीक है, पहली बात उसके तारीफ़ होता है, दूसरे में उसकी फ़राइज़ की बात हो जाती है। तो इस माशी और माशरती कौंसिल के अरकान की तादाद 54 है। जनरल असम्बली सलामती कौंसिल 3 साल के लिए मिलकर अरकान का इंतखाब करते हैं। ठीक है, मिलकर उनके अरकान का इंतखाब करते हैं। साल में इसका इजलास होते हैं 3 दफ़ा। कितनी दफ़ा होते हैं, 3 बार, यानी कि इसका इजलास एक साल में मुनक्किद किए जाते हैं। फ़राइज़ की बात करें तो इंसानी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर करना, माशी और माशरती तरक्की के लिए कोशिशें करना, तालीम, साइंस और सकाफ़ती शोबों में ताउन करना, गुर्बत, बीमारी वगैरह को दूर करना इसके फ़राइज़ में शामिल है। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ रही है और वो है बैनुल अदालत इंसाफ। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के जजों की तादाद होती है 15। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम बात, जनरल असम्बली, सलामती कौंसिल मिलकर इनके ये 15 जजेस जो हैं इनकी चुनाव करती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये 15 जज होते हैं, जो भी फैसले वगैरह देने होते हैं ये कसरत सरायत होते हैं, यानी कि राय की अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले जो हैं वो दिए जाते हैं। फैसले यानी कि अगर 15 जज हैं उसमें जो कसरत निकाली जाएगी, अगर उसमें से कसरत निकल आए किसी फैसले पर तो वो फ़ैसला ही सुनाया जाएगा। तो कसरत राय पर भी बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ पे फ़ैसलों का तयन किया जाता है।
अब ये क्या करते हैं, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ दुनिया भर में जो आलमी मसाइल होते हैं मुल्कों के दरमियान दीगर जो होते हैं उनको हल करने के लिए, यानी कि तनाज़ों को हल करती है, उन पर मुकदमात सुनती है, उनके फ़ैसले करती है। दुनिया में जो कवानीन है उसकी तशरीह करना, उसको वाज़ह करना, और अक़वाम मुत्तहिदा के जो दीगर इदारे हैं उनको कानूनी हवाले से नुक्ते जो है वो फ़राहम करना, ये उनके फ़राइज़ में शामिल है। ठीक है, 15 इनकी तादाद होती है। जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल इनका चुनाव करती है। कसरत राय पर आलमी अदालत इंसाफ जो है मुकदमात का फ़ैसला करती है। ये दुनिया भर के मसाइल जो होते हैं मुकदमात वो सुनती है आलमी सतह के, और कानून की तशरीह भी करती है आलमी सतह के हवाले से, और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को कानूनी सपोर्ट भी फराहम करती है। इसके बाद हमारे पास आखिरी आ जाता है, वो है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट जो है इसको कहा जाता है रिकॉर्ड ऑफिस, और ये कायम है न्यूयॉर्क में। किधर कायम है? न्यूयॉर्क में। इसका सरबराह होता है जनरल सेक्रेटरी, और इसकी मामून के लिए सेक्रेटरी जो होता है 5 साल के लिए ये जनरल सेक्रेटरी जो है वो चुना जाता है। अब ये रिकॉर्ड ऑफिस है तो इसके पास तमाम रिकॉर्ड ही होगा, यानी कि जितने भी इजलास होते हैं उसके रिकॉर्ड और ख़त व किताबत का रिकॉर्ड इसके ज़िम्मा होता है। ठीक है, सेक्रेटरीट ये रिकॉर्ड ऑफिस है, न्यूयॉर्क में है। इसका सरबराह जनरल सेक्रेटरी होता है। 5 साल की मुद्दत होती है इसकी जनरल सेक्रेटरी की, और उसके बाद देते हैं ये इजलासों का रिकॉर्ड और ख़त व किताबत का रिकॉर्ड रखना इसका ज़िम्मा होता है। ये था बेटा आज का टॉपिक। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।